वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रेंड्स। तो आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, जितना बेसिक हो सकता है। सबसे पहले सबसे पहला चैप्टर जो आपका एम लक्ष्मीकांत या किसी भी बुक में सबसे पहला चैप्टर होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे पहले हमारे भारत की राज्य व्यवस्था का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम दो सेक्शंस में पढ़ेंगे, द कंपनी रूल और द क्राउन रूल। कंपनी रूल 1773 से लेकर के 1858 तक हम कंपनी का रूल मानेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटी थी इंडिया की, और उस पे लगभग नहीं के बराबर कंट्रोल था किसी और बॉडी का, या किसी और, जैसे हम अपने कॉन्टेक्स्ट में लेंगे कि ब्रिटिश कंट्रोल बहुत कम था उसके ऊपर। उसके बाद हम लेंगे द क्राउन रूल। द क्राउन रूल जो है, क्राउन रूल 1857 की क्रांति जब हुई थी, 1857 की जो सिपॉय म्यूटनी जिसे बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उसके बाद से लेकर के भारत की आज़ादी तक के जो भी कानून बनाए गए, जो भी चीज़ें बनाई गई, वो उसको हम पढ़ेंगे क्राउन रूल के अंदर में। क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को बिल्कुल डिमिनिश कर दिया और खुद टेक ओवर कर लिया। उन्हें लगा कि ये म्यूटनी हो रही है, ये संभाल नहीं पाएंगे, तो हमें अब स्टेप इन करना चाहिए। और उसके बाद कंपनी रूल के अंदर अब देखिए दो सेक्शंस हैं, कंपनी रूल और द क्राउन रूल। कंपनी रूल के अंदर कौन कौन से एक्ट आए थे? सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट को ही अमेंड किया गया 1786 में, उसके 2 साल बाद। उसके बाद हमारे पास 4 चार्टर एक्ट हैं। चार्टर एक्ट बेसिकली वो एक्ट होते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रोवाइड करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट या क्राउन ऑफ ब्रिटेन, कि आप ट्रेड कर सकें। ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि आपको ट्रेड करने की परमिशन दी जा रही है इंडिया में। वो सारे एक्ट जो हैं वो चार्टर एक्ट बोले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। कंपनी रूल के अंदर पहला एक्ट क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट को देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, 1773 तक बंगाल के गवर्नर होते थे, है ना। बक्सर की लड़ाई के बाद बक्सर की लड़ाई के बाद दीवानी राइट्स मिल गए थे कंपनी को। तो दीवानी राइट्स के तहत गवर्नर थे, तो जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनके पास दीवानी राइट्स थे। अब रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करने की पहली अटेम्प्ट की ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश की ब्रिटिश क्राउन ने। उसके तहत उसने क्या किया? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम सोचेंगे कि जैसे हमारा देश है, हमारे देश की एक कंपनी, चलिए मान लेते हैं एक्स वाई जेड, या किसी एक कंपनी का आप नाम ले लीजिए। एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी हमारी कॉलोनी को एडमिनिस्टर कर रही है। हमारी कॉलोनी, चलिए मान लेते हैं, जैसे डेवलपिंग नेशन, अभी तो कोई भी नेशन छोटा बड़ा किसी को हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड नेशन है, चलिए मान लीजिए सोमालिया में, हमने सोमालिया अपनी कॉलोनी बनाई हुई है। ऐसा हमको लग रहा है कि हम सोमालिया को वेल इस्टेब्लिश कर देंगे, वहाँ की चीज़ें अच्छी कर देंगे, तो हमने एक कंपनी भेजी है सोमालिया को एडमिनिस्टर करने के लिए। अब वो कंपनी वहाँ पे क्या कर रही है, इसको रेगुलेट करना हमारी गवर्नमेंट कोशिश करेगी, इसको रेगुलेट करने की। तो रेगुलेटिंग एक्ट में इस तरह से ब्रिटेन की जो क्राउन ने वो रेगुलेटिंग एक्ट लाया यहाँ पर, और गवर्नर ऑफ बंगाल को उसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। दोनों चीज़ों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। गवर्नर ऑफ बंगाल के पास दीवानी राइट्स थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक तरह से, जनरल जो है ये मिलिट्री टर्म है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मीन्स गवर्नर जनरल हो गए वहाँ के वो, उनके पास मिलिट्री पावर्स भी वेस्टेड हैं। अब उनको एक मिलिट्री ऑफिसर की तरह भी हम देखेंगे। और ऐसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उनको बनाया गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब गवर्नर जनरल बनाने के बाद, क्योंकि उसको मिलिट्री पावर्स भी वेस्ट कर दी गई उनके ऑफिस में, तो अब उनके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है? एक काउंसिल जो कि एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करेगी और गवर्नर जनरल के एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में उनकी हेल्प करेगी। ये 4 मेंबर की बॉडी बनाई गई थी इनिशियली। अब
उस टाइम पे 1773 में एक बहुत और इम्पोर्टेंट चीज हुई कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया मिला इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया, उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे, टोटल 4 4 लोगों का इसमें रोल था इस पूरे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश की गई, एक चीफ जस्टिस 3 और जज। और इस एक्ट में क्या क्या हुआ, इस एक्ट के तहत एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट करते थे ना, हर कंपनी का कोई डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर की पोस्ट पे लोग होते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं कि हाँ चीज़ों को कैसी, कंपनी की पॉलिसी क्या हो, रॉ मटेरियल कैसे कहाँ से खरीदे जाएं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे क्या किया जाए, उसका आउटपुट कैसे होगा, मार्केट कहाँ एस्टेब्लिश करनी है, एक्सपोर्ट कहाँ करना है, ये सब डायरेक्शंस जो कंपनी को देते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। वैसे ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी में भी थे। इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप हमें रिपोर्ट करेंगे, है ना। अब तक उसने कोई रिपोर्ट नहीं मांगी थी इनसे, अब तक ये जो मर्जी आ रही थी वो कर रहे थे, ये ट्रेड के नाम पर पे कुछ भी कर रहे थे। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनसे रिपोर्ट मांगी कि आप सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो भी इंडिया में आपके हैं उस पर आप, और रेवेन्यू पे भी, आपने कितने पैसे का ट्रेड किया, आपने वो पैसे क्या किए, और मिलिट्री आपने क्या एक्शंस लिए, किस जगह पे कितनी आपकी फोर्सेज हैं, कितनी आर्मी है, आप उस वहाँ पे क्यों आर्मी रखी हुई है आपने, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, इसकी पूरी डे टू डे रिपोर्ट आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को से मांग ली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश की कि भाई आप हमें बताएंगे आप कर क्या रहे हैं इंडिया में। और ये इस एक्ट में सबसे पहली बार ये अटेम्प्ट किया गया कि करप्शन को रोका जाए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उस टाइम के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हम मानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है कंपनी। उस कंपनी के मुलाजिम जो हैं वो किसी भी आम आदमी से कोई रिश्वत ना लें, या किसी भी तरह का गिफ्ट और ये सब ना लें जिनसे कि उनके डिसीजंस पे इफेक्ट कर सके वो व्यक्ति, कि भाई मैंने आपको इतने सारे पैसे दिए या मैंने आपको ये गिफ्ट दिया तो मेरे लिए आप छोटा सा एक काम कर दीजिए। इस तरह से करप्शन का रूट कॉज यही है, छोटे मोटे गिफ्ट जो होते हैं वो करप्शन को बढ़ावा देते हैं। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार एक एंटी करप्शन टाइप का इन्होंने कोशिश की कि करप्शन को कर्ब किया जाए कंपनी ऑफिशियल्स में। तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले क्या किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को, जिसके पास दीवानी राइट्स थी, रेवेन्यू और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको मिलिट्री राइट्स भी दे दी, तो गवर्नर जनरल बना दिया उसको। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई 4 मेंबर की उनको असिस्ट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का गठन किया कलकत्ता में, एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस के साथ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के थे उनको ये बोला कि हमें तुम सारी रिपोर्ट दोगे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की इंडिया में, और एंटी करप्शन। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में करप्शन एंड करने की सबसे पहली पहल कब शुरू की, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में उन्होंने ऐसा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्ट का अमेंडमेंट हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आया तो उसमें कुछ चीज़ों को इन्हें अमेंड करना पड़ा, ताकि इनका जो पर्सनल मोटिव है इंडिया में वो सॉल्व हो सके। वो अमेंडमेंट क्या क्या थे देखते हैं। जो गवर्नर जनरल और कंपनी के मुलाजिम थे उनको सुप्रीम कोर्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती अगर इन्होंने कोई एक्शन लिया है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में। ऐसा इसलिए किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बन गया, लोगों को लगा कि हमें न्याय मिलेगा, तो जो इनके खिलाफ भी लोग कंप्लेन करना शुरू कर दिया होगा लोगों ने कि भाई ये कंपनी के ऑफिसर हैं, इन्होंने इतने पैसे यहाँ गबन कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, और गवर्नर जनरल का ये एक्शन है, ये एक्शन कितना सही है कितना गलत है, इन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, है ना। आफ्टर ऑल गवर्नर जनरल वाज वेस्टेड विद सिविल, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल पावर्स, सॉरी रेवेन्यू पावर्स। तो उन्होंने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया होगा, तो इन्होंने अमेंडमेंट लाए कि भाई ऐसा देखो, ऐसे चल नहीं पाएगा, हमारे ही बनाए हुए इंस्टीट्यूशन से तुम हम ही को सू करोगे, ये ठीक नहीं है। तो इन्होंने गवर्नर जनरल और सर्वेंट्स ऑफ कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट से। ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी एक्ट करने पे उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यूरेशन नहीं कर सकती। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, रेवेन्यू मैटर्स को, भाई अब ब्रिटिशर्स का मेन एम तो यही था, मेन एम उनका ये था कि हमें वेल्थ ड्रेन करनी है इंडिया से, भाई कॉलोनाइज करके इंडिया
को हम वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करके या वहाँ के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उस रेवेन्यू को ब्रिटेन लेके आएंगे, जिससे ब्रिटेन अमीर होगा और इंडिया की कॉस्ट पे अमीर होगा। तो इसको करने के लिए उन्होंने रेवेन्यू मैटर्स को भी एग्जेम्प्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से। ये सब रेगुलेटिंग एक्ट्स के अमेंडमेंट हैं जो कि 1773 के बाद 1781, सीधे 8 साल बाद ही उन्हें ज़रूरत महसूस हो गई कि हाँ ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक डिफरेंस क्रिएट करने का शुरुआत किया उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो अमेंडमेंट था उसमें, कि इंडिविजुअल को उसके पर्सनल लॉ के हिसाब से ट्रीट करेगा सुप्रीम कोर्ट, कि अगर कोई मुस्लिम है तो शरिया लॉ के हिसाब से उसने गलत किया कि नहीं किया, और कोई हिंदू है तो हिंदू लॉ के हिसाब से उसने गलत किया कि नहीं किया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ट्रायल्स करेगी। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इनकम्पेरेबल हो जाती हैं, कि एक ही आदमी को किसी एक चीज़ के लिए सज़ा मिल रही है और एक ही आदमी को उसी एक चीज़ के लिए सज़ा नहीं मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि एक हिंदू व्यक्ति ने 2 शादियां कर ली उस टाइम पे। चलिए, वैसे तो एक ही काफ़ी है, लेकिन 2 शादियां कर ली उसने। उसके खिलाफ केस किया उसकी वाइफ ने कि भाई इसने मेरे रहते हुए दूसरी शादी कर ली है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा उसने केस किया। दूसरा एक आदमी है, मुस्लिम आदमी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि शरिया लॉ के, देखिए इसमें कुछ गलत और सही की मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं होता, सब कुछ रिलेटिव है। तो एक एग्जाम्पल बस ले रहे हैं कि चलिए इस्लाम धर्म को मानने वाला एक व्यक्ति है, उसने एक शादी करी हुई थी, उसने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली, और उसकी पहली वाइफ ने भी केस किया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इसने दूसरी शादी कर ली। अब सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या होगा इन दोनों केसेस में? सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैंड लिया होगा उस टाइम पे कि भाई ये हिंदू आदमी है, हिंदू मैरिज एक्ट, और सॉरी हिंदू जो नियमावली है, जो हिंदू के जो ट्रेडिशनल लॉज हैं उनके हिसाब से भाई पॉलीगैमी उसमें अलाउड नहीं है, तो हिंदू दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो उसको हमने सजा दे दी, उसको पिनलाइज कर दिया। पिनलाइज कैसे भी कर सकते हैं, कोई अमाउंट उससे मांग लिया कि ऐसा है, कम तुम फाइन भरो, इतना 50,000 रुपए का फाइन भरो, है ना, और या फिर फाइन नहीं भर सकते हो तो तुम जो है 4 साल या 5 साल की जेल काटो। ये सब चीज़ें सजा सुनाई गई हिंदू व्यक्ति को। मुस्लिम व्यक्ति को उसी केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि भाई उनके शरिया लॉ के हिसाब से उसने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसने किस बात की सजा उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, उसे छोड़ दिया गया। तो ये डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो गए। ये डिफरेंसेस तुरंत तत्कालीन प्रभाव तो कोई नहीं डालते हैं उसमें, लेकिन इन डिफरेंसेस की वजह से आदमी के अंदर रिजेंटमेंट हो जाती है, दूसरे धर्म को आदमी फिर गलत सीधे इंडिविजुअल से हट करके फिर वो उसके ट्रेडिशंस पे, उसके धर्म पे और इन सब चीज़ों पे चला जाता है। वो थोड़ा सा डिग्रेडिंग टाइप का है, ये पूरे समाज के लिए थोड़ा डिग्रेडिंग है। डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए भाई, सबके लॉ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए इक्वली। चलिए, तो ये अमेंडमेंट के तहत इन्होंने 3 चीज़ें की। अब आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट करने के बाद उसके 2-3 साल बाद ही इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट को जारी किया। पिट्स इंडिया एक्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा कि कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर दिया, सेपरेट कर दिया, कि भाई कॉमर्शियली तुम्हारा अलग काम है, तुम्हारे पॉलिटिकल फंक्शंस अलग होंगे, दोनों को मिला के मत चलो। इससे क्या है, अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है। और इसका देखिए, इस चीज़ ये जो हो रही है, इसका बहुत बड़ा एक रीज़न था कि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया के खिलाफ जो राइवल कंपनीज थी, उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी कि देखिए ऐसा है कि ईस्ट इंडिया में सारा ट्रेड जो है अभी कंपनी ही कर रही है, और जैसे होता नहीं, सरकार के कान भरने शुरू कर दिए कि भाई आप उसको चेक करो, वो क्या कर रहा है, पॉलिटिकली कुछ भी कर रहा है, उससे उसका कमर्शियल फ़ायदा हो रहा है, आपको दिखाया इतना जा रहा है, इतना फ़ायदा, कमा ज़्यादा रहे हैं वो। तो इस तरह के करप्शन के जो है चीज़ें थी। तो ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि भाई कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन का सेपरेट करो, है ना। कमर्शियल फंक्शन तो जो कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, उसका कमर्शियल फंक्शन तो जो उसके ट्रेडिशनल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से वही देखेंगे, लेकिन पॉलिटिकल फंक्शंस को जो हमने सेपरेट किए हैं इसमें से, इनको देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टेब्लिश करो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्रिएशन हुआ पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कंपनी के, अदर देन रेवेन्यू या कॉमर्शियल अफेयर्स को, है ना। और पहली बार ऐसा यूज हुआ कि ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ब्रिटिश की जो पोजेशन है इंडिया में, उसके लिए हमें
बोर्ड ऑफ कंट्रोल चाहिए, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल चाहिए, है ना। तो इस तरह से एक ही कंपनी में पॉलिटिकल अफेयर्स अलग हैं, कमर्शियल अफेयर्स अलग हैं, और इस तरह से एक डबल गवर्नमेंट का इन्होंने क्रिएशन कर दिया। एक ही एंटिटी है लेकिन वो दो तरह से रूल कर रही है, मतलब डबल गवर्नमेंट टाइप की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग अपना काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दो एंटिटीज होंगे, उसमें क्लैशेस भी होंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने कोई डिसीजन लिया जो कि पॉलिटिकली करेक्ट था, लेकिन उससे कमर्शियल लॉस हो रहा था कंपनी का, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका अपोज किया। इस तरह की चीजें चल रही थी वहां पे, तो ये डबल गवर्नमेंट टाइप की सिचुएशन हो गई थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी कंपनी का जो सुप्रीम कंट्रोल होता है वो अपने हाथ में ले लिया, है ना। इस तरह से इस चीज को करते हुए कि पॉलिटिकली अगर उसकी राइट्स कंपनी से छीन लिए गए तो वो फिर क्या रह गई, कॉमर्शियल राइट्स हैं, आप बस एक दुकान की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह करोगे, बाकी रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिटिकल सारे डिसीजंस तो क्राउन करेगा। तो एक तरह से सुप्रीम कंट्रोल जो है कंपनी के अफेयर्स का वो ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया। ये पिट्स इंडिया एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में एक तरह से आप याद रखने के लिए बोल सकते हैं, उसने कंपनी की अथॉरिटी को खोद के पिट बना करके निकाल लिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा करके। अब उसके बाद एक एक्ट और आया, पिट्स इंडिया एक्ट के जस्ट 2 साल बाद। इसका बैकग्राउंड बताता हूं मैं। इसका बैकग्राउंड ये था कि जब क्लैशेज होने शुरू हुए इस तरह के, तो फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि भाई आप जाके एडमिनिस्ट्रेशन संभालो। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि दो शर्तें रखी कि देखिए योर मैजेस्टी की मैं वहां जाऊंगा तो बिल्कुल मैं सारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालूंगा, लेकिन इस तरह से संभाल पाना थोड़ा मुश्किल है जैसा कि सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो अभी मुझे मेरी दो शर्तें हैं, आप ये मेरी दो शर्तें मान लो, फिर मैं जा करके वहां सब कुछ अकॉर्डिंग टू यू जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं संभाल लूंगा। ठीक है, ये बात हो गई। इनके दो शर्तें क्या थी? इनके दो शर्तें ये थी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपने बनाई हुई है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आपने बनाई हुई है 4 मेंबर्स की, उसके डिसीजंस को ओवरराइड करने की पावर मुझे चाहिए, है ना। ये दूसरी डिमांड क्या थी कि मुझे कमांडर इन चीफ भी बनना है सारी ब्रिटिश आर्मी का इंडिया के अंडर में। ठीक है, इनकी दो शर्तें थी। ब्रिटिश क्राउन ने कहा भाई मरता क्या ना करता, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं वहां पे, अगर तुम ये दो शर्तें तुम्हारी मान ली जाएं और तुम सब कुछ संभाल लोगे, तुम जाओ, शर्तें मान ली जाती तुम्हारी। तो इनकी ये दोनों शर्तें ब्रिटिश क्राउन ने मान ली और इनको अपॉइंट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1786 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब यहां तक की सारी कहानी ये हो गई। अब क्या है, अब इसी जो कंपनी रूल है, इस कंपनी के रूल में हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट। देखिए कंपनी की सारी पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन की और मिलिट्री सिविल ये सारी अंडरमाइन तो हो रही हैं, लेकिन अभी भी रूल तो कंपनी का ही है, कंपनी के नाम पे ही हो रहा है। तो इसलिए इस पूरे सेक्शन को हमने कंपनी रूल के अंडर में स्टडी कर रहे हैं उस कंपनी रूल के अंडर में। तो आप चार्टर एक्ट्स को पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट्स कितने थे? चार्टर एक्ट्स 4 थे। चार्टर एक्ट्स 4 एक्ट थे, 1793, 1813, 1833, 1853। सबसे पहले 1793 वाले एक्ट को देखेंगे हम। चार्टर एक्ट बेसिकली वो एक्ट थे जो कंपनी को ऑफिशियल राइट देते थे कि आप जा करके इंडिया में, ऑफिशियल राइट बाय द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन से ही अथॉरिटी मिलती थी कंपनी को कि भाई आप जाइए और इंडिया में ट्रेड करिए। उसके लिए आपको चार्टर दिया था। उस चार्टर का टर्म पीरियड था जैसे कि पता नहीं कि आप 10 साल के लिए जाके ट्रेड करिए या फिर 20 साल के लिए जाकर के आप ट्रेड करिए। तो इस तरह के उसमें पीरियड्स डिफाइन होते थे। तो चार्टर एक्ट 1793 देखते हैं हम। चार्टर एक्ट 1793 ने क्या किया कि सबसे पहला काम तो चार्टर का जो काम होता है कि है ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी को अगले 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया, उसने एक्सटेंड कर दिया। दूसरा, अब उसने क्या किया कि अब मेंबर्स ऑफ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनका स्टाफ था, क्योंकि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो उन्होंने बैठाया था पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कंपनी के, उनका रेवेन्यू भी आप कंपनी से ही लोगे, तो कंपनी को थोड़ा सा लगेगा नहीं, कंपनी अपोज करेगी उस चीज का कि भाई एक तो हमारे ऊपर तुम आदमी बैठा रहे हो, ऊपर से उनके पैसे भी हम ही से ले रहे हो, उनके खर्चे भी हम ही से लोगे तुम।
तो क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके स्टाफ के लिए आगे से इंडियन रेवेन्यूज से पेमेंट की व्यवस्था कर दी कि भाई अब इंडियन रेवेन्यूज जो आएंगे उनसे पेमेंट होगा इनका। एक और एलिमेंट है, एक समझ लीजिए एक्सप्लॉयटेशन का, एक और तरीके से थोड़े पैसे एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं इंडियन से। जो बेसिक मोटिव था वो तो चल ही रहा है अभी भी ब्रिटिश रूल का। तो चार्टर एक्ट में यही दो चीजें हुई, एक्सटेंड हुआ और क्राउन ने ये कहा कि इंडियन रेवेन्यू से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो है पैसे हम लेंगे। दूसरा चार्टर एक्ट क्या है, 1793 के बाद 1813 है, 20 साल बाद 1793 के 1813 आएगा। तो उसके 20 साल बाद फिर से वही 20 साल के लिए एक्सटेंड किया, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें भी हुई। नई चीजें क्या हुई, इसने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया, एबॉलिश कर दिया ट्रेड मोनोपोली को। जैसा कि हम पहले हमें पता है ना कि और कंपनी, राइवल कंपनीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की है, वो वहां पे प्रेशराइज कर रही हैं गवर्नमेंट को कि भाई इनके पास ट्रेड मोनोपोली है, सिर्फ यही फायदा कमाएंगे इंडिया से, और इतना रिसोर्सफुल कंट्री है इंडिया, वहां पे हमें भी अलाउ करो। तो इन्होंने जो है ट्रेड मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया इस चार्टर में। इसमें क्या एग्जेम्पशंस थे, मोनोपोली तो एबॉलिश हो गई, मतलब और भी कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में अब। लेकिन कहाँ मोनोपोली अभी भी है, टी में जो ट्रेड है, चाय के बिजनेस में और चाइना से ट्रेड के बिजनेस में अभी भी कंपनी को पूरी मोनोपोली प्रोवाइडेड थी। ये काम हुआ चार्टर एक्ट 1813 में। दूसरा क्या हुआ कि अब ब्रिटिश क्राउन को लगने लगा था कि भाई इंडिया में अपने ट्रस्टेड जो पीपल हैं, जिन पे हम विश्वास कर सकें, जो हमारे दीन के हों, मतलब हमारे धर्म के हों, हमारी तरह के लोग हों, वैसे लोग कम हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतनी छोटी सी पॉपुलेशन, मतलब इतनी छोटी सी वर्कफोर्स से कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। तो इंडिया में एक बेस बनाया जाए, इंडिया में एक और मिशन डाल दिया जाए कि इंडिया के लोगों को कन्वर्जन किया जाए, क्रिश्चियन बनाया जाए, उनको उनको अपने तौर तरीके समझाए जाएं, ताकि इंडिया पर रूल करना और आसान हो। क्योंकि कांस्टेंट रेजिस्टेंस तो चल ही रहा था इंडियन पीपल का ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो इस फ्रिक्शन को थोड़ा कम किया जाए, इसलिए उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया इंडिया में पहली बार। सेकेंड चार्टर एक्ट मींस चार्टर 1813 में पहली बार क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउ किया गया कि आप जाइए वहां धर्म प्रचार करिए। धर्म प्रचार के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम या पश्चिमी सभ्यता की तरह पढ़ाई भी करवानी शुरू की उन्होंने, वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना शुरू किया। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं ताकि जो फ्रिक्शन है इंडियन पीपल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ, जो उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए और इफेक्टिव रूलिंग की जाए इंडिया के ऊपर। इंडिया के ऊपर ब्रिटिश क्राउन का स्ट्रॉन्ग होल्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि इंडिया उसके चंगुल से बाहर ना निकल पाए। क्योंकि इंडिया वॉज अ वेरी रिसोर्सफुल कंट्री, भारत सोने की चिड़िया था। तो इस सोने की चिड़िया से जितना सोना हम निकाल सकते हैं उतना निकालें, उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। इस तरह की चीज़ें। इसको जस्टिफाई वो कैसे करते थे, इसको जस्टिफाई वो ऐसे करते थे कि इंडिया एक बारबेरियन कंट्री है, इंडिया सभ्य नहीं है, तो क्रिश्चियन मिशनरीज और स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन से हम उसको सभ्यता के मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, ऐसा इनका मानना था, है ना। वाइट मैन बर्डन थ्योरी वो अलग चीज है, वो फिर कभी देखेंगे। और देखिए और क्या चीज हुई इसमें, लोकल गवर्नमेंट जो थी वहां पे उनको टैक्सेस लगाने की छूट हो गई लोगों पे, है ना। ये ऑथराइज कर दिया चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वहाँ की, लोकल गवर्नमेंट्स कैसे, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना, इस तरह के जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो लोकलाइज्ड जो शासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है वो टैक्सेस इंपोज करेगा अपने लोगों के ऊपर। इसको ऑथराइज कर दिया चार्टर एक्ट की तरह, है ना। सब चीजें लीड कर रही हैं किसको, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ को, कि आप वेल्थ ड्रेन करो इंडिया से। पहले इंडियन के रेवेन्यू से आप कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्टाफ को और उनको सैलरी दे रहे हो, उनकी सुविधाएं दे रहे हो, फिर आप जो है लोकल गवर्नमेंट्स को टैक्सेस लगाने के लिए बोल रहे हो लोगों के ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें चार्टर एक्ट में हो गई। थर्ड चार्टर एक्ट अगले 20 साल, फिर उसके 20 साल बाद थर्ड चार्टर एक्ट आया। सिंपल वही काम, 20 साल के लिए एक्सटेंड किया उसने, 20 साल के लिए एक्सटेंड किया। और अब
अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इसने बोला कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रह गए, अब वो हो गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया चार्टर एक्ट 1833 ने, थर्ड चार्टर एक्ट ने। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कॉमर्शियल फंक्शंस खत्म कर दिए गए कि आप भाई आप ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गए, अब ट्रेड वेड सब बंद करो, कमर्शियल चीज़ें। अब अभी तो फिलहाल नीड ऑफ द आवर क्या है कि आप पहले एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रांग होल्ड बनाओ, है ना। इंडिया को पहले एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको पकड़ के रखो, उसके बाद ट्रेड वेड करना बाद में भी, है ना। तो अब इस एक्ट में एक बहुत स्पेशल चीज़ क्या है जिसको देख के हम सबकी आंखें चमक जानी चाहिए, क्या है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, है ना। 1833 में ही इन्होंने कोशिश की कि भाई ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया जाए सिविल सर्विसेज के लिए। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने कहा भाई ये सब मत करो, है ना। इसको इन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया, तो ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया। कोशिश की गई लेकिन सफल नहीं हुई, है ना। तो पहली कोशिश, अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि द फर्स्ट ब्रेक थ्रू which was attempted by British Crown to include Indians into its administration, तो ये हम बोल सकते हैं कि भाई ओपन कंपटीशन अटेम्प्ट तो किया था भाई, चार्टर एक्ट में कर नहीं पाए, बात अलग है, अटेम्प्टेड तो थे, अटेम्प्ट तो थे, ठीक है, ये चार्टर एक्ट में किया गया। अगला एक्ट देखते हैं। इसके 20 साल बाद 1853 में चार्टर एक्ट 1853 आया हुआ। इसमें क्या है, इसमें क्या किया, सिंपल फिर वही 20 साल के लिए, ठीक है, 20 साल के लिए जो है एक्सटेंड किया होगा जो बेसिक चार्टर एक्ट का जो क्वालिटी है। उसके बाद इसने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल जो बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट में 4 मेंबर की, उसके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को ही सेपरेट कर दिया, है ना। सेपरेट कर दिया, वो 4 मेंबर की थी, उसमें 6 मेंबर और जोड़े। इन 6 मेंबर्स को बोला कि भाई ये जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो, अब ये 6 मेंबर जो नए हम जोड़ रहे हैं ये लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स हैं, है ना। तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया 1853 में कंपनी के। फिर अब जो कोशिश 1833 में हो रही थी सिविल सर्विसेज को ओपन कंपटीशन बनाने की, वो कोशिश भाई सफल हो गई। 1853 में, 1853 में ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर दिया, गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज। देखो सिविल सर्विसेज उस टाइम पे दो तरह की है, गवर्नमेंट अभी भी है, मतलब एक गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज जो हायर पोस्ट होती थी, और एक सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज लोअर पोस्ट होती थी, जो कि अभी आप समझ लो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं। और गवर्नमेंट समझ लो आईएएस यूपीएससी वाली जो सीटें जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो ओपन कंपटीशन सिर्फ यूपीएससी टाइप, मतलब जो गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज थी, बड़ी वाली सिविल सर्विसेज, उनमें सिर्फ ओपन कंपटीशन इन्होंने इंट्रोड्यूस कर लिया 1853 में, ठीक। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, जो 6 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाई हुई उन्होंने ऐड की है इसी चार्टर में, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया साथ साथ, कि वो जो 6 मेंबर की काउंसिल है उसमें लोकल जो है 4 मेंबर जो लोकल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किए जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, है ना। ये 4 मेंबर्स इनकी उस पर अपॉइंट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये अटेम्प्ट इसलिए किया क्योंकि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बता दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, तो अब पूरे इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनके पास। तो पूरे इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ बंगाल की थोड़ी ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई उनके पास। तो भाई अब सारी लोकल गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है उनको, तो 4 मेंबर्स इधर से ऐड कर दिए, है ना। अब देखो, अब ये चार्टर एक्ट के बाद क्या होता है, 1857 में म्यूटनी हो जाती है। 1857 में रिवोल्ट हो जाता है, बिल्कुल विध्वंस, मारपीट हो जाती है हर जगह, है ना।
ये होने के बाद ब्रिटिश क्राउन को लगता है कि ले ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, म्यूटनी म्यूटनी हो जा रही है वहाँ, मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग। तो अब ऐसा है कि ये सब छोड़ो, तुमसे ना हो पाएगा, अब हम कुछ करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्राउन रूल। क्राउन रूल के बाद, क्राउन रूल के अंडर में ये सारे एक्ट्स पढ़ेंगे हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिन्हें हम मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद साइमन कमीशन का आगमन पढ़ेंगे, फिर कम्युनल अवार्ड पढ़ेंगे रामसे मैकडोनाल्ड वाला। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये बीच में एक एक्ट मिस हो गया ना 1919 वाला, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, वो भी पढ़ेंगे। वो है बस इसमें इंक्लूड नहीं हुआ इस स्लाइड में। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्रांति के बाद का पहला एक्ट 1858 में। क्रांति से क्या इफेक्ट हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए, है ना। तो जब क्रांति हो गई सब गुस्से में, सब फ्यूरियस थे, तो इन्होंने जो है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बोल करके ये नया एक्ट लेके आए कि भाई ये अच्छी गवर्नेंस के लिए हम लेके आ रहे हैं। तो भाई देखो नाराजगी छोड़ो और इस एक्ट को देखो। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया कि चलो ये कंपनी सारी जड़ थी, है ना, इसको हटा देते हैं। अब थोड़ा सा अपीजमेंट भी दिख रहा है ब्रिटिश क्राउन में इंडिया को लेकर। पहले सिर्फ सप्रेशन था, अब थोड़ा सा खुश भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चलो देखो देखो लड़ाई वड़ाई हुई, जो भी हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की गलती थी, इसको हटा दिया हमने, है ना, अब तो तुम नाराजगी थोड़ी कम करो। तो ये अबॉलिश हुई, ये नया काम हुआ, है ना। उसके बाद गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको इन्होंने बोला कि नहीं ये गवर्नर जनरल छोड़ो, अब ये सीधे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोल दिया। और लॉर्ड कैनिंग बने पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1858 में। ये हो गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी खत्म कर दिया, कंपनी ही एबॉलिश हो गई पूरी, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म। तो वो डबल गवर्नमेंट की जो सिस्टम थी, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम जो था वो भी खत्म हो गया। अब अब जब ये सब कुछ खत्म कर दिया तो अब ये कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना। वॉइसरॉय बना दिया गवर्नर जनरल को, अब सब कुछ कंपनी तो खत्म ही कर दी पूरी। तो इन्होंने एक नया ऑफिस बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया और उसके अंदर पूरी अथॉरिटी दी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी अथॉरिटी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस तरह से बोल सकते हैं कि वॉइसरॉय को आप, वॉइसरॉय के ऊपर भी एक, है ना, आदमी बैठा दिया, या फिर एग्जैक्ट उसकी पोजीशन डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन क्या थी, बस ये समझ लीजिए कि उसको कंप्लीट अथॉरिटी मिल गई टू कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई उनको असिस्ट करने के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। तो इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बोलते हैं 1858 के एक्ट को। दूसरी चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई इस एक्ट के बाद, गवर्नर जनरल को वायसरॉय बोल दिया। और गवर्नर जनरल को वायसरॉय बोलने के बाद पहला गवर्नर जनरल जो वायसरॉय बना वो लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद कंपनी खत्म तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी खत्म। ये सारी चीजें जब खत्म हुई और ब्रिटिश, अब उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था ये बनाया ब्रिटिश कैबिनेट में, जो ब्रिटिश क्राउन था। हाँ, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस जो बनाया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था ब्रिटिश कैबिनेट के अंडर में ही बनाया इन्होंने।
15 मेंबर की काउंसिल बनी उनको असिस्ट करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के सारे फीचर्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट। काउंसिल्स एक्ट 61 सबसे पहला काउंसिल्स एक्ट ही था। उसके बाद 1892 और 1909 ये 3 एक्ट काउंसिल्स एक्ट बोले जाएंगे। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में क्या हुआ, इसने ये बताया कि वॉइसरॉय को 3 इंडियन मेंबर्स को वॉइसरॉय को नॉमिनेट करना चाहिए इंडियन मेंबर्स अपनी काउंसिल में। तो उसके हिसाब से 3 मेंबर्स जो वॉइसरॉय ने नॉमिनेट किए। जो काउंसिल बनी हुई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वॉइसरॉय को असिस्ट करने के लिए, है ना, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें 6 मेंबर जोड़ के लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया था। उसमें से 4 मेंबर लोकल गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए रखे गए थे। उसमें भी फिर 3 मेंबर इन्होंने जो है 15 मेंबर की काउंसिल में 15 मेंबर की जो काउंसिल, ये नहीं, ये काउंसिल तो बनाई गई थी वहाँ पे ब्रिटेन में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा है उनके असिस्टेंस के लिए बनाई गई थी। हाँ, ये यहाँ पे वही बात हो रही है। ये काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वॉइसरॉय की, उसमें 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया वॉइसरॉय ने, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव और राजा ऑफ बनारस। ये 3 मेंबर्स थे। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं कि विच वर द 3 मेंबर्स, 3 फर्स्ट इंडियन मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड इन वॉइसरॉयज काउंसिल। तो ये 3 थे। उसके बाद अभी देखो, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो सेंट्रलाइज करने की कोशिश की थी इन्होंने, कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट कर दिया था, है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी को ही बूस्ट अप किए जा रहे थे। तो उसका डिसेंट्रलाइजेशन, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेंट्रलाइजेशन हो चुका था चार्टर एक्ट 1833 के टाइम तक, उसको फिर से डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई। और पावर्स जो है मद्रास की और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, उनको रिस्टोर कर दिया गया। भाई आप लोग सबऑर्डिनेट नहीं हो बंगाल प्रेसिडेंसी के, आप लोग की अपनी खुद की पावर्स हैं और उनको रिस्टोर किया जाता है अब। ठीक। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की स्टैब्लिशमेंट हुई। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक तरह से बोल सकते हैं स्टार्ट किया इन्होंने 1862 में बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में 1886 में और पंजाब में 1897 में, है ना। तो इसके इस्टेब्लिशमेंट को प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, इस एक्ट के तहत इनको एस्टेब्लिश किया गया इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। और सबसे इम्पोर्टेंट पावर ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस जो कि आजकल न्यूज़ में है, कभी दिल्ली गवर्नमेंट के टसल में ऑर्डिनेंस इशू हो जाता है, कभी कुछ, है ना। इस तरह से ऑर्डिनेंसेस जो कि काफ़ी न्यूज़ में है। ऑर्डिनेंसेस का ओरिजिन कहाँ है? ऑर्डिनेंसेस का ओरिजिन है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में। इसमें वायसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई, है ना। वायसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को जरूरत नहीं बताने की कुछ भी, उनका अपोजिशन भी कोई मैटर नहीं करता है। ऑर्डिनेंस जो है वायसरॉय इशू कर सकता है, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की है ना। ये ऑर्डिनेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से आया, काउंसिल एक्ट से आया। अब अगला काउंसिल एक्ट, काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। अब इन्हें काउंसिल्स एक्ट क्यों कह रहे हैं? इन्हें काउंसिल्स एक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन सारे एक्ट में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ काउंसिल्स, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इसमें हेरफेर हो रही है, नई काउंसिल्स बनाई जा रही हैं, है ना। एग्जिस्टिंग काउंसिल्स में कभी इंडियन मेंबर को नॉमिनेट कर दे रहे हैं, कभी ऑफिशियल मेजोरिटी को चेंज कर दे रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं काउंसिल्स में, वॉइसरॉय की काउंसिल्स में और प्रोविंशियल काउंसिल्स में। तो ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट
प्रोविंशियल काउंसिल्स है पहली बार इंडियन काउंसिल्स एक्ट 61 में ही एग्जिस्टेंस में आई, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर प्रोविंसेस। फिलहाल तो 1892 के काउंसिल्स एक्ट में क्या था कि इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, है ना, इसमें एडिशनल मेंबर्स और जोड़ दिए, इंक्रीज कर दिया नंबर को इनके, ये चेंज किया। और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस को बढ़ा दिया, है ना, डिस्कस करने का दे दिया पावर बजट को, बजट डिस्कस करिए आप लोग, है ना। तो इस तरह की पावर्स, थोड़ी थोड़ी पावर्स जो है दे रहे हैं ये काउंसिल्स एक्ट में काउंसिल्स को। तो ये 1892 में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, दो ही चीज़ें हुई कि मेंबर्स का इंक्रीमेंट कर दिया थोड़ा सा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को थोड़ा बढ़ा दिया, उसको बजट की पावर को डिस्कस करने की पावर दे दी। अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले और वाइसरॉय ऑफ इंडिया मिंटो, दोनों के मिल के जो है रिफॉर्म लेके आए, उसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों जगहों पे एक्सपेंड कर दिया गया। कितना एक्सपेंड कर दिया गया वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कितने मेंबर बढ़ा दिए कितने नहीं बढ़ा दिए, वो फैक्ट्स और फिगर्स देख सकते हैं आप, कहीं भी मिल जाएंगे। हम बहुत ही बेसिक अप्रोच लेके चल रहे हैं, तो हम सीधे बोलेंगे एक्सपेंड कर दिया भाई, साइज को बढ़ा दिया सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में। दूसरी चीज़ क्या है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये अलाउ कर दिया, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ कर दिया। इसको अब इस टर्म को समझने के लिए, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ करने का क्या मतलब हुआ। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ करने का मतलब ये हुआ कि भाई ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं, उसके करीबी मेंबर्स जो हैं ऑफिशियल काउंसिल के, उनके अगेंस्ट में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अगर मेजोरिटी में है तो भी डिसीजन को रद्द किया जा सकता है, ये प्रोविजन था। फिर पहली बार देखिए, जब भी कुछ फर्स्ट टाइम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार इंडियन एसोसिएशन विद वॉइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये प्रोवाइड हुआ, पहली बार लाए गए, है ना। एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडियन मेंबर को लाए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले मेंबर थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, पहले इंडियन मेंबर थे। ये क्वेश्चन हो सकता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा मतलब पूछ लेगा कि पहला इंडियन मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही थे। यूपीएससी हालांकि इतने फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लेकिन एक स्टेटमेंट, आजकल तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, 3 स्टेटमेंट लिख देगा, बोलेगा कौन से, यानी 2 आर करेक्ट, ऑल 3 आर करेक्ट, ओनली 1 करेक्ट, तो बड़ी प्रॉब्लम है उसमें। तो ये चीज़ें हैं। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, कम्युनल इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करके। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट क्या है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्टोरेट का डिफरेंशिएशन कर दिया कि भाई हिंदू लोग हिंदू को वोट करेंगे, मुस्लिम लोग मुस्लिम को वोट करेंगे, दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया कि मुस्लिम पॉपुलेशन अपने किसी नेता को चुनेगी, जो मुस्लिम होगा उसको वोट करेगी, है ना, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ मुस्लिम ही खड़े हो सकते हैं, उनमें से किसी को वोट करना है, और हिंदू जो वोट बैंक है वो हिंदू को वोट करेगा, है ना। तो ये डिफरेंस कर दिया, कम्युनल इलेक्टोरेट कर दिया। एक तरह से ये सारी चीज़ें हैं डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए ब्रिटिश क्राउन कर रहा था कि डिफरेंसेस क्रिएट हो इंडियन सोसाइटी में, और हमें रूल करना और आसान हो, है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किसको, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार, सी एलीट क्लासेस को बेसिकली देखा जाए तो जो सोसाइटी के एलीट क्लासेस थे उनको भी इन्होंने जो है अलग रिप्रेजेंटेशन दे दिया, एलीट्स को, कि भाई जो पैसे वाले हैं, जिनके पास थोड़ी पावर है वो हमारे साथ रहें, है ना, उनको अलग ही अपना सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो ये काउंसिल्स एक्ट 1909 में था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या था, कम्युनल इलेक्टोरेट, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि भाई कम्युनल इलेक्टोरेट कर दिया इन्होंने। अब अगला काउंसिल एक्ट्स के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इनको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेगू थे और वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के। इसमें क्या है कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया अलग अलग,
भाई सेंट्रल सब्जेक्ट अलग है। सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो रूल बनाएगी सेंट्रल सब्जेक्ट्स पे। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भी रिसेंटली फॉर्म की है हमने, है ना, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के अंदर में, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो डिसाइड करेंगे वो उन पे कानून बनाएगी, उनको डिस्कस करेगी। तो इस तरह से डिवाइड कर दिया। और इस प्रोविंशियल सब्जेक्ट को तो और डिवाइड कर दिया उन्होंने, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स, है ना, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या थे? जिसमें जो गवर्नर था, है ना, उस प्रोविंस का, वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, जो उसकी काउंसिल थी वहाँ पे, उनके एडवाइस के अंडर में चलाता था, उनके एडवाइस लेके चलाता था, है ना। उनको ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स बोल दिए। और रिजर्व सब्जेक्ट्स उनको बोल दिया प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के अंडर में, जिनके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं था, एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर बाय हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। तो ये जो है, इस स्कीम को डायआर्की बोला गया, कि ये डबल रूल टाइप का फिर से है, डायआर्की है ना। मोनार्की, सिंगल रूल, डायआर्की, दो रूलर्स हैं। एक रूलर तो वो है जो रिस्पॉन्सिबल है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से काम कर रहा है। दूसरा रूलर क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हिसाब से काम कर रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ भी बोले, है ना। इस सिस्टम को डायआर्की बोला गया। इस मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको और बढ़ा दिया। उसको बढ़ा के भाई सिख, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस और यूरोपियंस, जितने भी यहाँ पे सिख थे, जो एंग्लो इंडियंस थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, यूरोपियंस थे, उन सबको अलग अलग इलेक्टोरेट दे दिया। भाई और डिवाइड करो, है ना, सोसाइटी को बिल्कुल ही डिवाइड कर दो। तो ये एक्सटेंड कर दिया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। अब फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म शुरू किया गया, पहली बार इंडिया में। काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, दो दो सेक्शंस बनाए गए, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेन वही लेजिस्लेशन वाला काम था, नाम ही समझ में आ रहा है ना। और दूसरा क्या है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया डायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, है ना। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया और बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया पहली बार मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। ये याद करने लायक चीजें हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस उन्होंने किए, लेकिन क्या था कि ये बहुत ही लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, जिसके पास पैसा था, जो ज़्यादा टैक्सेस देता था, है ना, जो ज़्यादा एजुकेटेड था, उसके हिसाब से उन्होंने फ्रेंचाइजी दी। उनको अलाउ किया जो पढ़े लिखे थे, या जो मतलब एक तरह से कंप्लीट ऑल इंडिया फ्रेंचाइजी नहीं थी इस इलेक्शंस की। डायरेक्ट इलेक्शन था, इलेक्शन डायरेक्ट था, लेकिन फ्रेंचाइजी लिमिटेड थी। ठीक है। अब क्या हुआ, एक और नई चीज हुई, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का ऑफिस बनाया गया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के अंडर में। 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसमें हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का एक पोस्ट बनाया गया लंदन में। और उसको जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कुछ पावर्स उसको दे दी गई, है ना। हाई कमिश्नर को कुछ पावर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पावर्स थी, जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिन पावर को यूज करता था या यूटिलाइज करता था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को लंदन में। अब और क्या हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट एंड एस्टैब्लिश सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1926। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया 1926 में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। ली कमीशन के रिकमेंडेशंस पे 1923 से ली कमीशन 3 साल या 1925 तक इन्होंने 3 साल लगाए इस रिकमेंडेशन को बनाने के लिए। उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि रिक्रूटमेंट के लिए सिविल सर्विस सर्वेंट्स को ये बना दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में। सेंट्रल प्रोविंशियल बजट को सेपरेट कर दिया गया। ये सारी चीजें हुई मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। बेसिकली क्या रिफॉर्म हुआ, सिस्टम ऑफ डायआर्की ले आए, प्रोविंशियल डायआर्की, प्रोविंसेस में रिजर्व और ट्रांसफर सेपरेट करके डायआर्की प्रोविंसेस में आ गई। इलेक्टोरेट जो कम्युनल था, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में था, बांटने वाला रिफॉर्म जो था मॉर्ले मिंटो, उसको एक्सटेंड कर दिया, सिख और एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियन सबको दे दिया सेपरेट इलेक्टोरेट। बाई कैमरल लेजिस्लेटर
का इंट्रोडक्शन हुआ पहली बार, बाई कैमरल, जैसे है ना पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, अपर हाउस लोअर हाउस इस तरह के, तो काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, और डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया। फ्रेंचाइजी लिमिटेड थी लेकिन इंट्रोड्यूस किया। हाई कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस बनाया, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में इसका गठन किया, रिकमेंडेशंस ऑफ ली कमीशन, है ना। ये देखो 1926 में स्टैब्लिश तो हुआ, हम इसको पढ़ रहे हैं 1919 में, लेकिन 1919 में भाई कुछ ऐसे ग्राउंड मतलब है ना कि नींव रखी गई कि 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनके तैयार हो गया। 1919 में इसको अप्रूव कर दिया गया होगा कि भाई हाँ बनाओ, तो 5-6 साल लगे बनने में उसको। अब अगला पढ़ते हैं। इस मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ आई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इतने सारे रिफॉर्म तो हम लेके आ रहे हैं, काउंसिल्स एक्ट्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, है ना, सारे रिफॉर्म्स हम लेके आ रहे हैं, और इनके हिसाब से कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी चल रहा है 57 की क्रांति के बाद। तो अब देखते हैं कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, इंडिया में सिचुएशन क्या है इन सारे एक्ट्स और इन सारे रिफॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए, मतलब इनको सेंट्रल पॉइंट में रखते हुए देखते हैं कि रिपोर्ट बनाते हैं कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है इन सब चीज़ों को, है ना, इंडिया को। और मतलब एक तरह से क्रिटिकल इवेल्युएशन बोल दीजिए आप उस चीज़ों को। उस तरह से इन्होंने साइमन कमीशन बनाया, 7 मेंबर का कमीशन था, है ना। इसका शेड्यूल था ये कि 1929 में आएगा, है ना, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के 10 साल बाद ही आएगा, लेकिन थोड़ा पहले भेज दिया इन्होंने इसको 1927 में ही भेज दिया, 27 में भेज दिया। इसमें 7 मेंबर का कमीशन था, इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, इसीलिए इसको साइमन कमीशन बोलते थे, है ना। कंडीशन ऑफ इंडिया देखने आए थे ये, कि भाई इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इस जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, रिकमेंडेशन लेते थे लोग। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि भाई तुमने ये रिफॉर्म लेके आए हो और तुम अपनी ही पार्टी भेज दे रहे हो वो यूके से कि भाई तुम जाके देख के आओ। इसमें कोई इंडियन मेंबर तो है ही नहीं जो इंडिया इंडिया की प्लाइट को समझ सके, इंडिया की प्रॉब्लम्स को समझ सके। इंडियन मेंबर ही नहीं था उसमें, कोई इंडियन मेंबर नहीं था। तो सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम पे थी छोटी मोटी, सब ने जो है बिल्कुल यूनाइटेड अपोज किया कि भाई ये साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे लगे, और जो है काला झंडा दिखाया गया, मारपीट हुई, है ना, लाठी चार्ज हुआ, अपने लाला लाजपत राय की दुखद मृत्यु हुई इन सब चीज़ों के चलते। तो ये सब चीज़ें हो रही थी इंडिया में साइमन कमीशन के टाइम पे। चलो इतना अपोज होने के बाद भी जो है इसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी 1930 में। ये अपना आया, अपोज चलता रहा, लाठीचार्ज मारपीट होती रही, और इसको जो है कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 1930 में अपना रिकमेंडेशन देके चला गया कि भाई ये चीज़ें हैं, है ना, ये रिकमेंडेशन हमारी हैं, मानना है मानो, नहीं मानना है समझो अपना, जो भी करना है। तो रिकमेंडेशन क्या दी थी इन्होंने, जो डायरकी का सिस्टम था ना, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट वाला, इसको हटाओ प्रोविंसेस में। दूसरी चीज, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को प्रोविंसेस में डालो, है ना, ये डायरकी हटा करके ऐसी गवर्नमेंट्स बनाओ कि जो रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, है ना। गवर्नर खुद ही से नहीं डिसीजन सारे ले ले अपने, वो पहले एडवाइसेस पूछे, रिकमेंडेशंस दे, उनको क्रिटिकली इवेल्युएट करे, उसके बाद इंप्लीमेंट करे ये चीज़। तो ये रिकमेंडेशन ठीक ठाक थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, एक फेडरेशन की स्थापना करो जिसमें ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटेन ऑक्यूपाइड इंडिया एक तरह से, और प्रिंसली स्टेट्स जो रजवाड़े थे उनका एक फेडरेशन बनाओ, है ना। और कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखो। मतलब एक तरफ तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स प्रोविंसेस में देने की बात की, दूसरी तरफ ये उसको, दूसरी तरफ सोसाइटी को ये और डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रख करके। तो इस तरह की चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, कैरेट एंड स्टिक्स जो बताते हैं ना, पॉलिसी थी इनकी, एक तरफ से गाजर दिखाओ छड़ी देके मारो पीछे से, है ना, तो आदमी चलता रहेगा आगे भेड़ चाल में। तो वो इनकी पूरी पॉलिसी थी। तो इसके 4 रिकमेंडेशंस जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे, एबॉलिशन ऑफ डायरकी, ठीक है, बढ़िया रिकमेंडेशन था। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, ठीक है।
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो है प्रॉब्लमेटिक है, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ये जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रिकमेंडेशन दे दिया इन्होंने, है ना। अब इस रिकमेंडेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके चल पड़ी, है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अपोजिशन से, तो वो कहा ठीक है थोड़ा थोड़ा चेंज करो, और इनको डिस्कस करने के लिए हम चलो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करेंगे, और इसमें भाई इंडिया के, कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के सबके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया इन्होंने कि आओ भाई बात करते हैं, रिकमेंडेशन ये दी है साइमन कमीशन ने, इंडिया का रिपोर्ट कार्ड ये है, इसके हिसाब से अपनी तरह से बनाते हैं कुछ चीज़ें, नए नियम। लेकिन उस टाइम तक क्या था ना, उस टाइम तक 1927 में साइमन कमीशन आया, उसके बाद इतना अपोजिशन, इतनी मारपीट, लाठी चार्ज और ये सब चीज़ें हो गई थी, कंट्री का माहौल जो है वो माहौल नेगोशिएशन के मूड में थे ही नहीं लोग, नेगोशिएट करना ही नहीं है भाई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस काहे की, और तुम तुम होते कौन हो कानून बनाने वाले, साइमन कमीशन कौन सी चीज़ है, हम मानते ही नहीं इसको, सबने अपोज कर दिया, इसने रिकमेंडेशन दी, उस पर हम बात करने क्यों आएंगे, हमको तो भाई ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब ऑटोनॉमी सॉरी सोवरेनिटी चाहिए, हमें किसी का गुलाम नहीं रहना है, और तुम डिसीजन नहीं लोगे हमारे लिए, हमारे डिसीजन हम खुद लेंगे। तो ये एक तरह से आइडियोलॉजी समाज में धीरे धीरे आ रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भाई पूरी कोशिश कर रही थी अपना किसी तरह से, है ना, होल्ड ऑन टू इंडिया। उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसमें भी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी चीज़ें, तो अब उस बीच में एक और बम फोड़ दिया 1932 में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक स्कीम अनाउंस कर दी भाई। अब उस टाइम पे रहा होगा कि माइनॉरिटीज भी जो है, जैसे मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, सिख को मिल गया, इंडियन क्रिश्चियंस को मिल गया, यूरोपियंस को मिल गया, एंग्लो इंडियंस को मिल गया, है ना, इन सबको अपना सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया है, तो माइनॉरिटीज में भी हो सकता है लगा होगा कि भाई इन लोग के तो मजे हैं, अभी हम ही लोग सिर्फ बचे हैं जो हिंदू मेन स्ट्रीम से भी बाहर हैं, और हमको सेपरेटली रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जा रहा, तो उनकी डिमांड रही होगी। अब इस डिमांड के अगेंस्ट में इन्होंने जो है एक और डिविजिव थ्योरी, एक और डिविजिव पॉलिसी इन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दी, कम्युनल अवार्ड के नाम पे 1932 में, कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो डिप्रेस्ड और शेड्यूल कास्ट को भी दे दो, है ना। तो इस तरह से इतने फ्रेगमेंट्स कर दिए सोसाइटी के सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से, कि बिल्कुल सोसाइटी को ऐसा वीक कर दिया, अलग अलग छड़ियाँ बना दी उसको, है ना, इकट्ठे थे तो उनको यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, इसके जस्ट काउंटर पे खेल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट कि भाई इनको अलग अलग करो, उसके बाद देखते हैं किसमें कितना दम है। तो ये चीज़ थी। तो इसमें क्या है कि अब गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, यरावदा जेल में थे उस टाइम पे गांधी जी, उन्होंने जो है फास्ट शुरू कर दिया, है ना, फास्ट एंड टू डेथ, कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा भले, और ये जो नाटक चल रहा है ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, इसको बंद किया जाए तुरंत। फिर पूना पैक्ट हुआ भाई, पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को रिटेन किया गया और रिजर्वेशन दे दिया गया डिप्रेस क्लास को, है ना, कि किसी तरह से थोड़ी बहुत जो है बीच का रास्ता निकाला गया कि भाई सेपरेट भी नहीं दे रहे हैं, ज्वाइंट कर दे रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन तो कम से कम दो ही तुम डिप्रेस क्लासेस को। अब रिजर्वेशन कितना सही कितना गलत है इस बारे में कोई बात नहीं करनी, ये भाई सबके स्टैंड पॉइंट अलग अलग होते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद आता है कम्युनल अवार्ड के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये सब चीज़ जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद जो साइमन कमीशन आया, उसने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया आराम से मैकडोनाल्ड ने, ये सब चीज़ें तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो गई, है ना। इन सब चीज़ों के बाद जो है ब्रिटेन ने सब कुछ करने के बाद अब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकाला 1935 का, कि भाई ये नया एक्ट लो, है ना, ये सारी चीज़ें हमने सब कुछ देखा, इतनी चीज़ें हुई, अब इन सब चीज़ों से छन करके एक नया एक्ट निकलता है। ये काफ़ी लेंदी डॉक्यूमेंट था, 321 सेक्शंस थे इसमें और 10 शेड्यूल थे, तो काफ़ी लेंदी डॉक्यूमेंट था ये, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे अभी है अपने पास, अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी तरह का कुछ सेटअप था इसमें। बेसिकली अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ड ही इसी एक्ट पे है। मेजर जो सारे टर्म्स हैं, जो मतलब जो भी एक तरह से देखा जाए 50-60% तो हमने इसी से उठा लिया है, और ऐसी कोई वो भी नहीं है कि भाई इससे क्यों उठा यार, इस जो चीज़ें अच्छी हैं वो कहीं से भी उठा सकते हो आप। अब क्या है, इसने
क्या क्या प्रोविजंस दिए? प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन विद प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंसेस एज यूनिट्स, है ना। एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की इसने, एक फेडरल स्ट्रक्चर की एक तरह से जेनेसिस करने की कोशिश की कि उसमें प्रिंसली स्टेट भी अलग यूनिट है और प्रोविंसेस अलग यूनिट है ना। इन अलग अलग यूनिट्स को मिला करके फेडरेशन बनाएंगे हम, इसका एस्टेब्लिशमेंट की इसने बात की। दूसरी चीज़, जो रिजर्व ट्रांसफर सेपरेट वाली जो डायरकी चल रही थी प्रोविंसेस में, उसको इन्होंने हटाया। उसको उसको इन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये हटाओ, ये सही नहीं है। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया, है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज कर दिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से डिसेंट्रलाइज करके, और एक फेडरल स्ट्रक्चर, जो फेडरेशन नहीं होता, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? फेडरल स्ट्रक्चर ही होता है कि स्टेट की खुद की गवर्नमेंट होती है, स्टेट जो है इंडिविजुअल डिसीजन खुद लेता है। तो उस तरह की कुछ बात इन्होंने की। उसके बाद क्या हुआ, इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स को प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया कि भाई बिना मिनिस्टर्स की एडवाइस के कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पर। लेकिन अब ये सारे प्रोविजन ये सिर्फ 2 साल ही चल पाए, 35 में शुरू हुए, 37 तक चल पाए, उसके बाद नहीं चल पाए, है ना। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सिस्टम 2 ही साल चल पाया बस ये। अब ये कम्युनल इलेक्टोरेट नाम का जो इनका ब्रह्मास्त्र था ना सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए, उस ब्रह्मास्त्र को ये हर जगह चला रहे हैं, हर एक्ट में चला रहे हैं। इन्होंने एक और एक और बार चलाया। इस बार क्या है कि सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया वुमेन और लेबर्स को, इनको भी अलग इलेक्टोरेट दे दिया कि भाई लेबर भी अपना ही नेता खुद चुनेगा, लेबर में से ही, वुमेन भी वुमेन के बीच में से ही अपना ही नेता चुनेंगी। तो ये बिल्कुल ही डिविजिव, मतलब कुछ दिन में ये भी कर सकते थे कि भाई बच्चों का अपना सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। तो ये चीज़ें डिविजिव जो है सोसाइटी को हर तरह से डिवाइड करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि रिजर्व बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 35 के अंडर में, एक्ट 35, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 के अंडर में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई भाई। बाई कैमरलिज्म जो कि सेंटर में अभी इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी हमने पढ़ा, उसको इन्होंने 6 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। 11 प्रोविंसेस टोटल थे प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ करके, उसमें 6 प्रोविंसेस में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। वो प्रोविंसेस कौन से थे? बंगाल, बिहार, असम, मद्रास, बॉम्बे और यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस। इन सारे प्रोविंसेस में इन्होंने बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये था भाई हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है कोशिश थी कि साइमन कमीशन की जो ब्लंट जो है रिप्लाई इंडियन ने दिया था उसको काला झंडा दिखा करके और ये सब चीज़, तो इन्होंने सोचा कि चलो इस तरह से एक और रोल आउट करते हैं, थोड़ा सा और कैरेट दिखाते हैं इनको, तो हो सकता है कुछ सिचुएशन हाथ में आए, कंट्रोल में आए। लेकिन उसके बाद कंट्रोल क्या था उस टाइम तक, तो भाई माइंडसेट ही हो गया था कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमको ये सब गाजर नहीं चाहिए। तो उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में। फाइनली जो है ये सारी जो इंडियन अपोजिशन था, गांधी जी थे और बहुत सारी चीज़ें थी, रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ थी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि भाई बहुत दिन तक तो ये चल नहीं पाएगा। और इंडियंस भी समझ गए ये काउंसिल्स एक्ट के तहत काउंसिल को बढ़ाना घटाना और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बना करके थोड़ी बहुत गाजर खिला देना इनको। और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि एक्सप्लॉटेशन करना है इंडियंस का, है ना। रेवेन्यू एक्सप्लॉइट करना है, पैसे खींचने हैं, पैसे नहीं खींच पा रहे हैं तो गुलामी बना के रखना है। तो ये सब चीज़ें जो है समझ में आ रही हैं इंडिया को। और इंडिया भी बहुत सारे उस टाइम पे क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज में रिवॉल्यूशंस चल रहे थे, तो सब अलग अलग आइडियाज़ इंडियन रिवोल्यूशनरीज के पास, अलग अलग जो है आइडियोलॉजीज आ रही थी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के पास। तो इन सारी आइडियोलॉजी को काउंटर करने की मतलब क्षमता भाई किसी भी गवर्नमेंट में नहीं है कि इतनी सारी आइडियोलॉजीज जो सेपरेट चल रही हैं, सबकी एक यूनिफाइड डिमांड कि आप इंडिया को आज़ाद करिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो ठीक है, अपना टेन्योर पूरा हो गया, अब छोड़ देते हैं। तो 20 फरवरी 1947 में जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के क्लीमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, डेट डिक्लेयर कर दी भाई कि इंडिया को फ्री कर देंगे हम 30 जून 1948 को, है ना। 30 जून 1948 में हम चले जाएंगे देश छोड़ करके और इंडिया आज़ाद हो जाएगा। ये 20 फरवरी 1947 में इन्होंने अनाउंस कर दिया। अनाउंस किया उसके बाद भाई
जब ये अनाउंसमेंट हो गया तो मुस्लिम लीग ने एजुटेशन शुरू कर दिया कि यार इस तरह से जो है, अब उनको लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ है, मजे हैं हमारे, है ना। वो उस टाइम पे क्या माइंडसेट था, किस तरह से काम कर रहे थे, क्या ही पता उसका। लेकिन उस टाइम पे माइंडसेट यही था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम पे जो हमको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जो फ़ायदे मिल रहे हैं, वो कंटिन्यू रहने चाहिए। और हो सकता है भाई उस टाइम पे, अब इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं पॉइंट आउट किया जा सकता, ये किसी के पर्सनल बेनिफिट भी उस टाइम पे हो सकते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट रहे हों सेपरेट नेशन की डिमांड करने में, है ना। बहुत सारी थ्योरीज हैं उसके लिए, उन थ्योरीज में नहीं जाना है फिलहाल। एजिटेशन किया इन्होंने, सेपरेट नेशन दो हमको। और माउंट बैटन प्लान जून को माउंट बैटन प्लान बनाया उन्होंने, इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए कि सेपरेशन की डिमांड कर रहे हैं तो एक पार्टीशन प्लान बनाते हैं। पार्टीशन प्लान बनाया, प्रपोज किया उसको, और वो एक्सेप्ट कर लिया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। एक्सेप्ट होते ही भाई इंडिया का पार्टीशन हो गया, है ना। पार्टीशन हो गया, दो नेशन बन गए, पाकिस्तान और इंडिया। ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय को अबॉलिश कर दिया गया, गवर्नर जनरल, दोनों डोमिनियन के अलग अलग गवर्नर जनरल अपॉइंट करने की बात हो गई। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट के ऊपर अपनी पैरामाउंसी को लैप्स कर दिया मतलब छोड़ दिया, उसको एंड कर दिया कि भाई हमारा तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और उनको आज़ादी दे दी कि भाई या तो पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाओ, इंडिया में ज्वाइन हो जाओ, कहीं तो ज्वाइन हो जाओ। दोनों दोनों देश बना दिए हैं, अब जिसमें मन करे आप ज्वाइन हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 में रेगुलेशन शुरू किया, उसको ले करके 1947 तक क्या क्या चेंजेस हुए, इसका एक बहुत ही बेसिक सा ढांचा ये है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इट्स टाइम टू एंड द लेक्चर। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिली होगी।